सभी को गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी की, और उसी में आगे आज अपना जो लेसन है वो है पादपों में खनिज, पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये 12th बायोलॉजी का लेसन 8वां है और इस पाठ के अंतर्गत हम बात करेंगे जो पेड़ पौधे हैं वो पोषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से करते हैं। मुख्य रूप से जो पादप होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, और पोषण की हम बात करें तो जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका निर्माण वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, लेकिन अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन्हें मृदा से किसके रूप में ग्रहण करते हैं, खनिज तत्वों के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और वह जो क्रिया है उसी का अध्ययन जो है वो करेंगे और इसी को हम क्या कहेंगे, खनिज पोषण कहेंगे। तो पादप अपने लिए आवश्यक जितने भी तत्व होते हैं जो उसके पोषण के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी उपापचय क्रियाओं के लिए अति क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, वो मृदा, जल, वायु आदि से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उनका उपयोग अपनी वृद्धि और किसके लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं। इस अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, खनिज पोषण कहते हैं। अब यहाँ हम सभी जितने भी जीव हैं उन सभी की बात करें तो प्रत्येक जीवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। अर्थात सभी जीवों को जो भोजन है उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम समझे पोषण क्या होता है, प्रत्येक सजीव के द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। और उस पोषण के अंतर्गत भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, खनिज लवण है, वसा है। और वो जो पोषक तत्व हैं उनके दौरान पादप है या अन्य जीव जंतु हैं उन्हें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उनकी वृद्धि होती है, उनके शरीर की उपापचय क्रियाएं होती हैं, उनका विकास होता है। उन सब के लिए सभी जो सजीव हैं उनको पोषण की क्या पड़ती है, यहाँ आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ हम इस लेसन में बात करने वाले हैं पादप जो होते हैं उनके लिए पोषण के रूप में कौन कौन से खनिज जो तत्व हैं उनकी क्या पड़ती है, आवश्यकता। यहाँ पादप को कौन कौन से खनिज जो तत्व हैं उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सामान्यतया तो हम यहाँ इस पाठ में बात करेंगे सामान्य जानकारी कि पादप को पोषण के लिए किन किन तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, कौन कौन से पोषक जो तत्व होते हैं, कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, उनकी कमी से या अधिकता से पादपों में कौन से जो लक्षण हैं वो हमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसके अलावा पादप जो हैं खनिज जो तत्व होते हैं उनका जो अवशोषण है वो किस प्रकार से करते हैं, ये सभी जो जानकारी है इस पाठ के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें पोषण की, तो पोषण के आधार पर जो यहाँ जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परपोषी और एक होता है स्वपोषी। परपोषी की हम बात करें, वे जीव जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन्हें पूर्णतया बाहरी स्रोतों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वो सब के सब क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। अर्थात कार्बनिक पदार्थों को भी और जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं उन सभी को, अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको सभी को बाह्य स्रोतों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, परपोषी कहलाएंगे। जैसे हम बात करें पर्ण हरित रहित पादपों की, क्लोरोफिल रहित किनकी, पादपों की, कवक हैं, बैक्टीरिया हैं, इसके अलावा अन्य जीव हैं, मनुष्य है, ये सभी के सभी क्या हैं, परपोषी हैं, जो पोषण के लिए अर्थात कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ ग्रहण करेंगे ये पूर्णतया बाह्य जो स्रोत है उसी से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि हम बात करें स्वपोषी की तो ऐसे जीव या वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन अकार्बनिक पदार्थों को ये बाह्य स्रोतों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषी
प्रकाश संश्लेषी पादप हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उन सब का निर्माण जो प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो हरे पादप होते हैं, क्लोरोफिल युक्त जो पादप होते हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। लेकिन जितने भी अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो अकार्बनिक पदार्थ जो हैं ये बाह्य स्रोतों से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। उनके दौरान कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब यहाँ पादपों के संदर्भ में हम बात करें तो अधिकांश अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो पादप कहाँ से ग्रहण करते हैं? मृदा से ग्रहण करते हैं। और किसके रूप में? खनिज पदार्थों के रूप में। किसके रूप में? खनिज पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मुख्यतया हम देखें तो जो पादप होते हैं वो जो खनिज पदार्थों के रूप में अकार्बनिक जो पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो पादपों में पोषण का मुख्य जो अर्थ होगा वो किससे होगा? खनिज पोषण से होगा। किससे होगा? खनिज पोषण से होगा। अर्थात यहाँ पादप कौन कौन से जो खनिज पदार्थ हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और उनके दौरान ही कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जो पादप की वृद्धि, विकास, उपापचय क्रियाओं आदि के अंतर्गत क्या होते हैं? सहायक होते हैं। उन्हीं से पादप को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ हम बात करेंगे केवल खनिज पोषण से संबंधित। अब इसी में हम आगे जैसे हम समझें एक ऊतक संवर्धन टेक्नोलॉजी आती है। ऊतक संवर्धन तकनीक जो है, ऊतक संवर्धन, तो जो पादप की यहाँ हमने बात की जो क्लोरोफिल युक्त जो कोशिकाएं हैं उनमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन यही हम बात करें टिश्यू कल्चर की या ऊतक संवर्धन की, तो ऊतक संवर्धन की क्रिया में क्लोरोफिल रहित सेल्स जो हैं, पादप की क्लोरोफिल रहित जो कोशिकाएं हैं उनको ऊतक संवर्धन की क्रिया में क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। तो यहाँ इनमें स्वपोषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये नहीं कि ऊतक संवर्धन के अंतर्गत हमने जो कोशिकाएं काम में ली हैं उन्हें केवल अकार्बनिक पदार्थों की ही क्या होती है? रिक्वायरमेंट होता है। उन्हें हमें बाहर से शर्करा और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या करने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं। इसके लिए हमें एक पोषक क्या बनाना पड़ता है? माध्यम बनाना पड़ता है। इस पोषक माध्यम में इन पादप कोशिकाओं से नया पादप तैयार करने के लिए ये जो कोशिकाएं हैं, कैसी कोशिकाएं हैं? क्लोरोफिल रहित। और इन जो कोशिकाएं हैं इनको हमें क्या करना है? ऊतक संवर्धन क्रिया द्वारा इनसे नए पादप जो भाग हैं, नए जो पादप हैं उनको क्या करना है? तैयार करना है। तो इसके लिए यहाँ केवल अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो ग्रहण करके ये जो कोशिकाएं हैं ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर सकती। इसलिए पोषक माध्यम के रूप में यहाँ शर्करा और कुछ कार्बनिक पदार्थों की भी इनको क्या पड़ती है? रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में हम यही बात करें तो पौधों में खनिज लवणों की जो निर्भरता है, खनिज पोषण की हम बात कर रहे हैं, खनिज लवणों की जो निर्भरता है उसके संदर्भ में सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी डी सोसर ने 1804 में खनिज तत्वों के संदर्भ में क्या उपलब्ध करवाई थी? यहाँ जानकारी उपलब्ध करवाई थी। उन्होंने कहा था कि जो पादप हैं मृदा से खनिज पदार्थों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं या ग्रहण करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इनका समर्थन किया था लिविंगन ने। तो डी सोसर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ खनिज जो तत्व हैं उनके संदर्भ में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पादप जो हैं मृदा से खनिज जो पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं? अवशोषित करने का क्या करते हैं? यहाँ कार्य करते हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसके बाद में आए थे 1860 के लगभग
जूलियस वॉन सॉक्स, या इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, पादप जो था उनको पोषक विलयन के घोल में, पोषक विलयन के घोल में, या हम कहें नियंत्रित पोषक विलयन के घोल में बिना मृदा के पादप को, बिना मृदा के पादप को नियंत्रित पोषक विलयन के घोल में क्या करवाया, ग्रो करवाया, या उस पादप की क्या करवाई, वृद्धि करवाई, और उस पोषक विलयन के घोल में विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व हैं उनको क्या किया, उपलब्ध करवाया। और उसके बाद उसके दौरान इन्होंने किन किन खनिज तत्वों की पादप को क्या होती है, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके संदर्भ में यहाँ क्या की, इन्होंने जानकारी उपलब्ध करवाई। अर्थात पादप जो हैं अपनी परिपक्वता तक, पादपों को उनकी परिपक्वता तक बिना मृदा के पोषक विलयन के घोल में उगाने में जो सफलता प्राप्त की थी वो किन्होंने, जूलियस वॉन सॉक्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ परिपक्व अवस्था तक बिना मृदा के पोषक विलयन के घोल में पादप को उगाने में क्या प्राप्त की, सफलता प्राप्त की। और उसके दौरान उन्होंने पादपों को कौन कौन से पोषक तत्वों की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके संदर्भ में भी क्या की, जानकारी यहाँ पर उन्होंने बताई है। इसके बाद में हम बात करें तो पादपों को कौन कौन से खनिज जो पोषक तत्व हैं उनकी क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। और इसके संदर्भ में हम बात करें खनिज पोषकों की आवश्यकताओं का अध्ययन, पादपों के लिए खनिज पोषकों की आवश्यकताओं का अध्ययन, पौधों को कौन कौन से खनिज पोषक तत्वों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग क्या किए, प्रयोग किए। और उसके दौरान उन्होंने खनिज जो तत्व हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन की आवश्यकता होती है, उसके संदर्भ में क्या दी, जानकारी दी। सबसे पहला जो प्रयोग है वो है पादप भस्म विश्लेषण। पादप की जो भस्म होती है, पादप की जो राख होती है, उस राख के अंतर्गत, उस भस्म के अंतर्गत कौन कौन से जो खनिज पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसके संदर्भ में ये जानकारी को बताता है। केवल किन पादप जो है, पादप में कौन कौन से खनिज तत्व प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, उनकी संदर्भ में ये जानकारी देता है। इस प्रयोग द्वारा हम यहाँ ये नहीं समझेंगे कि कौन से खनिज तत्व की कमी से और कौन से खनिज तत्व की अधिकता से कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या क्या विसंगतियाँ जो प्लांट्स में हैं वो हमें दिखाई देती हैं। अब पादप भस्म विश्लेषण में क्या किया गया, कोई भी क्या लिया गया, पौधा लिया गया, कोई भी क्या लिया गया, पौधा लिया गया। इस पौधे को हमने ओवन में, ओवन या भट्ठी में, ओवन या भट्ठी में 1 से 2 दिन तक, 1 से 2 दिन तक यहाँ इसको क्या किया, 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तापमान पर इसको क्या किया गया, गर्म किया गया। और गर्म करने से क्या हुआ, ये जो पादप था, इस पादप में जो भी जल की मात्रा थी वह जल की मात्रा जो है वो वाष्प बनकर क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो यहाँ पादप भाग से जल का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। और वाष्पीकरण होने के बाद में जो बचा वो पादप का क्या कहलाया, यहाँ शुष्क भार कहलाया। शेष जो पादप भाग बचा, शेष भाग, उसको हमने पादप का क्या कहा, शुष्क भार कहा। और इस शुष्क भार के अंतर्गत क्या क्या उपस्थित थे, तो यहाँ शुष्क भार के अंतर्गत कोशिका भित्ति
पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, जीवद्रव्य घटक जैसे प्रोटीन हो सकती है। इसके अलावा यहाँ विटामिन, एमिनो अम्ल, ये क्या रहे, शुष्क भार में ये जो पदार्थ थे ये क्या थे, उपस्थित थे। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल जो हैं ये क्या थे, शुष्क भार में क्या थे, उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले तो हमने किसी पौधे को या पादप भाग को लिया, उसे 1 से 2 दिन तक ओवन या भट्टी में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया, गर्म किया। गर्म करने से उस पादप में जितना भी जल था उसका क्या हो गया, वाष्पीकरण, वो वाष्प बनकर क्या हो गया, उड़ गया। उसके बाद में जो भाग रहा उस भाग को पादप का हमने क्या कह दिया, शुष्क भार। और इस शुष्क भार में क्या क्या उपस्थित था, तो कोशिका भित्ति है, लिग्निन है, जीवद्रव्य घटक है जैसे प्रोटीन, विटामिन, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल आदि क्या थे, यहाँ प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। अब इन्हीं को हमने क्या किया, यहाँ अकार्बनिक पदार्थ, इनमें से हमें अकार्बनिक पदार्थ क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं। क्या प्राप्त करने हैं, अकार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करना, पदार्थों को प्राप्त करना। इनसे हम अकार्बनिक पदार्थों को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राप्त करने के लिए इसको हमने क्या किया, लगभग 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और क्या किया, गर्म किया। और क्या किया, गर्म किया। शुष्क जो नमूना यहाँ उपस्थित है या जो शुष्क भार उपस्थित है पादप का, शुष्क नमूने को क्या किया हमने, 700 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया, यहाँ गर्म किया। और इसको गर्म करने से हुआ क्या कि इसमें जो भी वाष्पशील जो पदार्थ थे, जो वाष्पशील कार्बनिक जो पदार्थ थे वो तो क्या हो गए, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ ये क्या हो गए, पृथक हो गए। CO2, SO2, जल वाष्प, H2O, हाइड्रोजन, NH3, अमोनिया और CH4 मेथेन के रूप में ये तो क्या हो गए, विघटित हो गए। वाष्पशील जो कार्बनिक पदार्थ थे वो किस किस के रूप में, H2O, CO2, SO2, H2, NH3, CH4, जलवाष्प, इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन जो थे उसके रूप में ये क्या हो गए, विघटित हो गए। अब जो पदार्थ यहाँ शेष बचे, शेष या हम कहें अकार्बनिक पदार्थ यहाँ शेष रह जाते हैं और ये हमें किसके रूप में, पादप भस्म के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो पादप भस्म में यहाँ बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक जो पदार्थ थे वो किसके रूप में, खनिज जो लवण है उसके रूप में यहाँ क्या होते हैं, प्राप्त होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक जो पादप है उसके लिए लगभग 60 प्रकार के, एक पादप में लगभग 60 प्रकार के खनिज लवण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। खनिज लवण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिनमें से 17 जो खनिज लवण हैं वो पादप के लिए अनिवार्य क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। तो इस प्रयोग द्वारा हम यहाँ केवल पादप भस्म विश्लेषण द्वारा ये समझ सकते हैं कि पादप की सामान्य वृद्धि विकास के लिए उसको कौन कौन से खनिज तत्व जो हैं वो पादप के अंतर्गत क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। इस प्रयोग के द्वारा हम यहाँ ये नहीं बता सकते हैं कि
कौन से तत्वों की उपयोगिता या अनिवार्यता जो है वो पादप के लिए किस प्रकार से होती है। तो किसी भी खनिज तत्व की अनिवार्यता या उपलब्धता की अनिवार्यता की जानकारी हम नहीं दे सकते हैं, अर्थात उसके द्वारा उस पादप में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसकी अधिकता से उसकी कमी से केवल उपलब्धता के बारे में हम इस प्रयोग द्वारा क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। तो ये पहला प्रयोग अपना पादप भस्म विश्लेषण केवल खनिज लवणों की उपस्थिति मात्र को ही ये प्रयोग क्या करता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर यहाँ पर। नेक्स्ट हम आगे बात करें खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए, तो एक प्रयोग आता है बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग और बालू जो संवर्धन प्रयोग है, ये प्रयोग, इस प्रयोग के द्वारा हम यहाँ ये जानेंगे कि पादप के लिए कौन सा जो खनिज तत्व है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी किस किस चीज़ की क्या कर रही है, पूर्ति कर रही है, किस खनिज तत्व की कमी से पादप में कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं या अधिकता से कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस प्रयोग द्वारा हम किसी भी खनिज तत्व की जो अनिवार्यता है उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कौन से खनिज तत्व की कितनी मात्रा में अनिवार्यता होनी चाहिए। तो यहाँ बालू संवर्धन प्रयोग की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, जो पादप होते हैं, पादप को बालू या रेत में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। पादप को बालू या किस में उगाया जाता है, रेत में उगाया जाता है। अब उगाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बालू लेंगे और उस बालू को क्या करेंगे, निर्जर्मीकृत करेंगे। अरे बात समझ में। उस बालू में से जितने भी खनिज तत्व आदि हैं, सूक्ष्म जीव आदि हैं, उन सबको क्या किया जाता है, हटाया जाता है। उसको पूर्णतया क्या किया जाता है, निर्जर्मीकृत किया जाता है। और बालू जो है अधिक क्षारीय है तो उसकी क्षारीयता को हटाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बालू लेते हैं या रेत लेते हैं और उस बालू या रेत को हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल से क्या करते हैं, धोते हैं। तो उसकी जो क्षारीयता है वो यहाँ क्या हो जाती है, हट जाती है। उसके बाद में इसे शुद्ध जल से बालू को धोया जाता है, बालू को धोया जाता है और धोकर फिर उसे क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। और अब ये जो बालू होगी इसमें यहाँ पूर्णतः ये निर्जर्मीकृत है, इसमें कोई भी खनिज तत्व क्या नहीं है, उपस्थित नहीं है। इस बालू में हम जल में मिलाकर कोई भी खनिज जो तत्व है, जैसे जल है, जल में हमने NaCl को मिला दिया या कोई भी खनिज पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है आदि कोई भी खनिज तत्व की आवश्यकता का अध्ययन करने के लिए कि इसकी कमी से, इसकी अधिकता से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको जांचने के लिए बालू में किसी भी खनिज तत्व को क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सुखाया और सुखाने के बाद में हम क्या करेंगे, अब किसी भी जो पादप भाग होगा, किसी भी पादप भाग को क्या करेंगे, हम यहाँ इस बालू में क्या करेंगे, उगाएंगे। तो यहाँ एक तो हम उगाने के लिए काम में लेते हैं, एक तो नियंत्रण पौधे और एक लेते हैं हम अपूर्ण पौधे। नियंत्रण पौधे का मतलब है हमने बालू में किसी पादप को लगाया, तो इस बालू में इस पादप को लगाया जैसे, तो इस बालू में सभी जो खनिज तत्व हैं उनको मिलाया जाता है। अर्थात जो पानी है, पानी से इस बालू को हम सींचेंगे तो इस जल में सभी खनिज तत्वों को मिलाकर इस पौधे को क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये जो पादप है, ये पादप क्या कहलाएगा, नियंत्रण पादप कहलाएगा, कंट्रोल प्लांट कहलाएगा, जिसको सभी खनिज जो पोषक तत्व हैं वो क्या किए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। अब अलग अलग पात्रों में हम
अपूर्ण पौधों को उगाते हैं। अपूर्ण पौधों के उगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ बालू ली पादप को क्या करवाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए। अब इस बालू में हम जो पानी है उस जल में मिलाकर खनिज तत्वों को क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे पौधे को। तो यहाँ सभी खनिज तत्व नहीं देंगे, किसी भी एक या दो खनिज पोषक तत्वों की यहाँ क्या कर दी जाएगी, कमी कर दी जाएगी। और ऐसा जो पौधा है ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण पौधा। जैसे यहाँ मैग्नीशियम की कमी कर दी गई, यहाँ कैल्शियम की कमी कर दी। तो मैग्नीशियम की कमी के कारण इस पौधे में क्या लक्षण प्रकट होने वाले हैं उसका हमें क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा। कैल्शियम की कमी से इस पौधे में क्या लक्षण उत्पन्न होने वाले हैं उसका पता चल जाएगा। नाइट्रोजन की कमी कर दें, नाइट्रोजन की कमी के कारण इस पौधे में क्या विसंगतियां उत्पन्न होंगी, क्या इसके न्यूनता के नाइट्रोजन की कमी से क्या लक्षण प्रकट होंगे, उन सब का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पता लगा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपूर्ण पौधे, नियंत्रण पौधे, जिनको जल के घोल में सभी जो खनिज पोषक तत्व हैं वो घोल कर क्या किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और अपूर्ण पौधों में किसी भी एक या दो खनिज जो पोषक तत्व हैं, खनिज जो लवण हैं, उनकी क्या कर ली जाती है, कमी कर ली जाती है। और उनकी कमी के कारण कौन से जो लक्षण हैं वो पादप में दिख रहे हैं। तो यहाँ खनिज लवणों की जो अपूर्णता है, उस अपूर्णता के जो लक्षण हैं उनको हम समझ सकते हैं कि किस खनिज तत्व की कमी से पादप में क्या लक्षण उत्पन्न होंगे। और इससे हम खनिज लवणों की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ सकते हैं। और किसी भी पौधे में यदि ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उसकी कमी को तुरंत क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है अपनी खेती के अंतर्गत, अपनी कृषि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इसके द्वारा समझा जा सकता है। अब यहाँ बालू जो संवर्धन है, इस बालू संवर्धन में पौधों को उगाया जाता है। तो बालू संवर्धन की कुछ क्या होती हैं, कमियाँ होती हैं। अब बालू संवर्धन की जो कमियों की हम बात करें तो यहाँ क्या क्या बालू संवर्धन की कमियां हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ बालू जो है इसकी जल धारण जो क्षमता है, जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। बालू की जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसलिए गर्मियों में इन पौधों को 2-3 बार क्या करना पड़ता है, हमें सींचना पड़ता है। 2-3 बार क्या करना पड़ता है, सींचना पड़ता है। तो जो बालू में हमने पौधे को उगाया तो इसकी कुछ कमियां हैं। और कमियों में पहली तो ये है कि बालू की जो जल धारण क्षमता है वो क्या है, कम है। इसलिए 2-3 बार इनको क्या करना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। दूसरी यहाँ कमी ये है कि जो बालू होती है वह बालू गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसका पादप का जो मूल तंत्र है इस पर क्या पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस सब से बचने के लिए वर्तमान समय में बालू संवर्धन की बजाय हम काम में लेते हैं क्वार्टर्ज। किसको काम में लेते हैं, अन्य जो माध्यम है उनमें पादप को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है या उगाया जाता है। उसके लिए क्वार्टर्ज या प्लास्टिक चिप्स, कृत्रिम मृदा या वर्मी कुलाइट आदि के अंतर्गत पादप को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है या पादप को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। बालू संवर्धन की कुछ क्या है यहाँ कमियाँ हैं। उन सब से बचने के लिए हम बालू संवर्धन की बजाय अन्य जो माध्यम है उनमें पौधों को क्या करते हैं, उगाते हैं। क्वार्टर्स, प्लास्टिक चिप्स, कृत्रिम मृदा या वर्मी कुलाइट जो हैं उनके अंतर्गत पादप को क्या किया जाता है, यहाँ उगाया जाता है। तो यहाँ हम बात करें वर्मी कुलाइट जो है वो किसे कहेंगे, यहाँ वर्मी कुलाइट की बात करें तो जो वर्मी कुलाइट है, ये वर्मी कुलाइट एक क्या होता है, खनिज पदार्थ। वर्मी कुलाइट क्या होता है, खनिज पदार्थ है जो मृदा से प्राकृतिक रूप में क्या किया जाता है, वर्मी कुलाइट एक खनिज पदार्थ है जो मृदा से प्राकृतिक रूप में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इस वर्मी कुलाइट में ही पादपों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। अब यहाँ वर्मी जो कुलाइट है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इन सब की हम यहाँ बात करें तो जो वर्मी कुलाइट है इसका जो भार होता है
इसका भार कम होता है, इसका भार क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसकी जो क्यारियाँ होती हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा जो वर्मीकुलाइट है वो रासायनिक दृष्टि से अक्रियाशील होता है, अक्रियाशील होता है, और यहाँ वर्मीकुलाइट में खुद में मृदा के समान कोई पोषक तत्व, कोई खनिज तत्व नहीं पाए जाते। इसमें हम बाहर से जल में मिलाकर जो खनिज तत्व उपलब्ध कराएंगे वही पादप को क्या होंगे, मिलेंगे। जो वर्मीकुलाइट होता है ये क्या होता है, बंध्य है, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार के खरपतवार, कीट पतंग आदि क्या नहीं होते हैं, ग्रो नहीं करते हैं। तो वर्मीकुलाइट एक बंध्य क्या होता है, माध्यम होता है, और इस बंध्य माध्यम में किसी भी प्रकार के, इस बंध्य माध्यम में किसी भी प्रकार के कीट, किसी भी प्रकार के कीट और खरपतवार आदि क्या नहीं होते हैं, नहीं पनपते हैं। तो एक प्रकार का क्या होता है, बंध्य माध्यम। नेक्स्ट हम बात करें जो वर्मीकुलाइट है इसकी जल अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता जो है वो क्या होती है, अधिक होती है, उच्च होती है। जल अवशोषण क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। इस वर्मीकुलाइट की जो संरचना है वो ढीली संरचना होती है, ढीली संरचना होती है, इसलिए यहाँ जो मूल, जो जड़ें हैं पादप की, वो आसानी से क्या कर सकती हैं, फैल सकती हैं। तो वर्मीकुलाइट की जो संरचना है वो कैसी है, ढीली है। इसके अलावा इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है मृदा के समान, तो विघटन नहीं होता है, और हम बार बार जो नए पादप हैं उनको क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। केवल इनमें जो पोषक माध्यम हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं जल में मिलाकर। तो वर्मीकुलाइट जो है वह मृदा में उपस्थित एक खनिज क्या होता है, तत्व होता है, और उसके अंदर मृदा की बजाय वर्मीकुलाइट में पादपों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और वर्मीकुलाइट में पादपों को उगाने की जो प्रक्रिया है उसे वर्मीकुलो क्या कहेंगे, पोनिक्स कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ सकता है वर्मीकुलोपोनिक्स किसे कहते हैं। तो मृदा की बजाय या यदि पादपों को हम वर्मीकुलाइट माध्यम में उगाते हैं तो वह जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। वर्मीकुलाइट के क्या क्या लाभ हैं, तो इसका भार कम होता है, इसकी क्यारियों को आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकते हैं। ये रासायनिक दृष्टि से क्या होती है, अक्रियाशील होती है। इसमें स्वयं का कोई पोषक या खनिज तत्व नहीं पाया जाता है, बाहर से हम जल में मिलाकर जो खनिज तत्व देंगे वही पादपों को क्या होगा, उपलब्ध होगा। ये बंध्य माध्यम प्रदान करता है, कीट खरपतवार आदि यहाँ नहीं पनपते हैं। जल अवशोषण क्षमता इसकी क्या होती है, उच्च होती है, या जल धारण क्षमता इसकी उच्च होती है। इसकी संरचना मृदा से ढीली होती है, आसानी से जो पादप की जड़ें हैं वो फैल सकती हैं, इसका विघटन नहीं होता है। तो ये वर्मीकुलाइट के कुछ क्या हैं, महत्व हैं, या कुछ क्या हैं, विशेषताएं हैं। और यहाँ इस माध्यम में उगाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो कि कोई भी क्या होते हैं, धातु का बना हुआ पात्र होता है उसमें वर्मीकुलाइट को रखते हैं, या कंक्रीट से आदि से किसका निर्माण करते हैं, पात्र बनाते हैं, और उसके अंदर हम वर्मीकुलाइट को डालते हैं, उसमें पादप को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। तो ये एक प्रकार से हम यदि किसी बड़े क्षेत्र में ऐसा करना हो तो ये अधिक क्या होती है, खर्चीली होती है। प्रायोगिक दृष्टि से इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। और पादपों को के लिए खनिज जो तत्व होते हैं उनके निर्धारण के संदर्भ में इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किस खनिज तत्व की जो आवश्यकता है वो पादप के लिए किस प्रकार से है, किसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उनको आसानी से इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, जांचा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा आता है एक जल संवर्धन, जल संवर्धन, या
हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। पीछे हमने बात की, जूलियस वॉन सॉक्स ने जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया। वैसे हम कहें कि मृदा के अलावा अन्य कोई भी माध्यम, चाहे क्वार्टर्स हो, चाहे प्लास्टिक चिप्स हो, चाहे कृत्रिम मृदा, चाहे वर्मी पुलाइट हो, चाहे जल संवर्धन हो, आदि में पादप को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है या जल संवर्धन कहलाता है। तो यहाँ बिना मृदा के जलीय जो पोषक विलयन होता है, जल का जो खनिज लवणों युक्त जो घोल होता है, उस घोल में पादप को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? जल संवर्धन कहते हैं। जैसे ये हम बात करें किसी प्लांट की, तो ये यहाँ मृदा नहीं है, यहाँ ये कोई पादप है और इस पादप की केवल जो जड़ें हैं वो जलीय माध्यम में क्या की होती हैं? लटकी हुई होती हैं। जलीय माध्यम में क्या की हुई होती हैं? लटकी हुई होती हैं। अब जो मृदा होती है, उस मृदा में तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आदि क्या होती है? प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। लेकिन जो जल संवर्धन है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। इसलिए जड़ों के पास यहाँ एक नली बाहर से लगा दी जाती है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है, तो आसानी से अधिक मात्रा में जड़ों तक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके। इसके लिए एक ऑक्सीजन की नली यहाँ लगा दी जाती है ताकि जड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि जो मृदा वगैरह है उसमें प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन यहाँ जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसलिए जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए यहाँ क्या लगा दी जाती है? ऑक्सीजन की क्या लगा दी जाती है? पाइप लगा दी जाती है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिल सके? ऑक्सीजन यहाँ क्या हो सके? उपलब्ध हो सके। तो जल संवर्धन क्या है? बिना मृदा के पादप को परिपक्व अवस्था तक हम जलीय माध्यम में क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। केवल जो पादप की जड़ें हैं वो जल युक्त पोषक विलयन के घोल में क्या होती हैं? लटकी हुई होती हैं, और यहीं से पादप जो है वो पोषक तत्वों को क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। किस पोषक तत्व की? तो यहाँ भी हम नियंत्रण पौधे और अपूर्ण पौधे उगा सकते हैं। नियंत्रण में तो जलीय जो माध्यम है उसमें सभी खनिज तत्व डाल दिए जाते हैं, और अपूर्ण के अंतर्गत किसी भी एक या अधिक खनिज तत्वों की कमी करके हम उन खनिज तत्वों की कमी से पादप पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं उनका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। तो यह यहाँ आपका क्या हुआ? जल संवर्धन होता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो जल संवर्धन विधि है, इस जल संवर्धन विधि के लिए सैक्स, नोप और हॉपलैंड जो थे, उन्होंने क्या किया? अलग अलग जो संवर्धन माध्यम थे उनका क्या किया, या पोषक जो घोल थे उनका क्या किया है? निर्धारण किया है। किन किन ने किया है यहाँ? एक तो है सॉक्स, एक है नोप और एक है हॉपलैंड। ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया है? यहाँ पोषक घोल का क्या किया है? निर्धारण किया है, और इनके द्वारा जो पोषक घोल बनाया गया है उसी के आधार पर, उसी पोषक घोल के आधार पर जो पादप हैं उनका क्या किया जाता है? जल संवर्धन किया जाता है। अब जल संवर्धन द्वारा हम ऐसे क्षेत्रों में पादप तैयार कर सकते हैं जहाँ की जो मिट्टी है, मृदा जो है, मृदा की हम बात करें, हाइड्रोपोनिक्स है, उसका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो भूमि, ऐसी मृदा जो अनुपजाऊ है पादपों के लिए, वहाँ जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में हम हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा नए जो पादप हैं उनको क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फसल जो गुणवत्ता है, वैसे प्राकृतिक मृदा द्वारा फसल गुणवत्ता की बात करें या जल संवर्धन द्वारा फसल गुणवत्ता की बात करें तो श्रेष्ठ वैसे प्राकृतिक मृदा संवर्धन ही होता है, लेकिन जल संवर्धन द्वारा भी उत्पादन क्षमता को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो बढ़ती हुई जो मांग है उसके अनुसार जल संवर्धन को क्या किया जा सकता है? अपनाया जा सकता है, और अधिक मात्रा में उत्पादन यहाँ क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो हाइड्रोपोनिक्स वगैरह होती है ये अधिक खर्चीली होती है, और व्यावसायिक दृष्टि से इसको अपनाना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे, अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पादप हैं उनके लिए कौन कौन से खनिज तत्वों की क्या पड़ती है? आवश्यकता होती है। कौन से खनिज तत्व वृहद अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं जिन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। कौन से जो खनिज पोषक तत्व होते हैं उनकी कम मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है। कौन कौन से खनिज तत्व की कमी से और अधिकता से पादपों में क्या क्या जो लक्षण
हैं वो क्या हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। ये हमारा जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में। ये कुछ कॉमन क्या थी, जानकारी थी। धन्यवाद सभी को, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।